Hi, how are you guys? Hope you are fine. Today we are going to start the second lecture of the matrices. So let us start the second lecture by matrix multiplication. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जब हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे दो मैट्रिसेस या तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। या हम कोई स्केलर पहले किसी मैट्रिक्स को मल्टीपल करके उसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो आप देख लीजिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको। पहले हम बोले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब है, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n जिसका ऑर्डर है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n जिसका ऑर्डर है और हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका कुछ और एक ऑर्डर है, जैसे कि हमारे पास n क्रॉस n, एक सेकेंड, n क्रॉस p जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। तो मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे इसका जो m क्रॉस n है, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। अगर इसके कॉलम 2 है तो इसके नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए। अगर इसके कॉलम 3 है तो इसके नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 होनी चाहिए। अगर इसके कॉलम 4 है इसके नंबर ऑफ रोज 4 होनी चाहिए। तब इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। ये आप आराम से भी देख सकते हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बात तो जरूरी है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये है 1 2 0 1। दूसरी मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। दूसरी मैट्रिक्स हम लेके उसका ऑर्डर क्या लेना है हमें, उसका ऑर्डर इसके हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे कॉलम 2 है, यहाँ पे कितनी रो होने चाहिए, यहाँ पे रो 2 होनी चाहिए, यहाँ पे रो 2 होनी चाहिए। तो लेते हैं हम 2 रो। कॉलम आप कितने भी ले सकते हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स के यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेके जैसे हमारे एलिमेंट से 1 0 2 1 1 2, यहाँ पे 2 थे हमारे पास, यहाँ पे 3 है। इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर हमारे पास कोई कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और हमारा उसको एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ n क्रॉस x और तीसरी मैट्रिक्स के साथ c जिसका कुछ भी ऑर्डर है, जैसे कि x क्रॉस z, तब जो हमारे पास जो ए बी सी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको ये आउटर ऑर्डर उसके लिए मैटर करेगा। ये जो इनर ऑर्डर है ये जैसे कि वैनिश हो जाएगा, वो जैसे चीज़ें वैनिश होती है वैसे यहाँ भी सेम जैसे चीज़ें वैनिश होगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो ए बी सी का जो ऑर्डर बचेगा वो लास्ट में वो बचेगा ऑर्डर क्या, एम क्रॉस जेड। वैसे यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा ये आउटर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 ये हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस रो को इस वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस रो के हर एलिमेंट को इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास पहला वो एलिमेंट देगा। यहाँ पे देखिए सी कैसे डिफाइन है, यहाँ पे सी कैसे डिफाइन है, पहले 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। सिमिलरली हमारे पास इसी रो को दूसरे हम कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 2। Similarly, we will multiply this row to the third column, that is to this column. Go 1 into 2 is 2 plus 2 2s are 4. And similarly, we will multiply क्या था ये, सॉरी क्या था ये हमारे पास,
या यहाँ पे शायद 2 था, यहाँ पे 1 था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो अब क्या करना है कि दूसरी बार इस रो से, सेकंड वाली रो से, रो 2 से हर किसी कॉलम को, पहले इस वाले कॉलम को, फिर इस वाले कॉलम को, फिर इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी कुछ एलिमेंट आएंगे, सपोज यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे वाई आया, यहाँ पे जेड आया। तो इसका जो सी का जो मेरा जो ऑर्डर है सी का, वो क्या है, इसका ऑर्डर है 2x3, जो हमने डाला था कि आउटर ऑर्डर यहाँ पे होता है। हमारी लास्ट वाली जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आउटर ऑर्डर होगा, दैट इज 2x3 हियर। तो ये बहुत आसान सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान भी है। कुछ स्टूडेंट्स को इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो इसमें क्या करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी उतना उनको जो मल्टीप्लिकेशन करना कैसे करना वो करस्पॉन्डली उनका क्लियर होता जाएगा। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है आपको समझ में आया होगा। सिंपली क्या करना है आपको, पहली बात तो मैंने आपको बोला क्या चीज़ मैटर करती है यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होनी चाहिए, ताकि जैसे कि वैनिश हो जाए ये दोनों चीज़ें, फिर यहाँ पे आउटर ऑर्डर बचेगा ओनली। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपके यहाँ पर करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम, इसको करस्पॉन्डली आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले जितने भी आपके कॉलम हैं वो करस्पॉन्डली आपको उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता जाएगा। पहला एक एलिमेंट उसी मैट्रिक्स का, फिर उसका दूसरा, फिर उसका तीसरा, तो ऐसे ही काम करता जाएगा ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, वो आसान आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने क्वेश्चन लिया है क्या है कि इफ ए बी एग्जिस्ट्स, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका जो प्रोडक्ट वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बी ए के लिए क्या है, बी ए मस्ट एग्जिस्ट, वो जरूरी है कि वो एग्जिस्ट हो जाएगा, वो जरूरी है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। कैन एग्जिस्ट हो सकता है कि वो एग्जिस्ट हो, नेवर कैन एग्जिस्ट वो हो ही नहीं हो सकता कभी, वो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। तीसरा जो नॉन ऑल ऑफ द अबव, ये चारों आएगी। तो क्या लगता है आपको क्या आंसर आएगा इसका? देखो जो प्रोडक्ट है ए बी वो एग्जिस्ट हो, आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कि जो प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि ए बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि एग्जिस्ट करे। आपके ये बोला कि बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है कि एग्जिस्ट करे। कैन एग्जिस्ट, बिल्कुल हो सकता है कि एग्जिस्ट करे। मस्ट एग्जिस्ट, ये ऐसी कंडीशन नहीं है मस्ट एग्जिस्ट, ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे। कैन एग्जिस्ट हो सकता है, नेवर कैन एग्जिस्ट वो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी गलत बात है। तो कैन एग्जिस्ट, तो बी ए एग्जिस्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो नहीं हो, ये भी हो सकता है कि वो हो भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कैन एग्जिस्ट, बी ए कैन एग्जिस्ट, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका बी ए कब एग्जिस्ट हो। जैसे कि यानी कि वो कंपेटेबल है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपकी यहाँ पर जो कंडीशन हमने बोली जो फुलफिल होनी चाहिए कि आपके जो जो आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी है, यहाँ पे सपोज करो आपको आपके पास कोई ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, जैसे कि हमारे पास ए का ऑर्डर है 3x2 और बी का जो ऑर्डर है वो 2x4 है। अब जो बी का बनेगा 2x4 और ए का बनेगा 3x2, तो ये तो इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर ही नहीं है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे इस टाइम पे आप बी ए कर ही नहीं सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी एग्जिस्ट कर रहा है देन बी ए एग्जिस्ट, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये मस्ट या नेवर थी इस क्वेश्चन में, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस नहीं थे। तो कैन एग्जिस्ट हो सकता है कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में 2x2 या 3x3 4x4 ए बी मैट्रिक्स वही है और बी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, क्या है कि इफ ए बी इजकल टू 0, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, उसका क्या मतलब है? बोथ आर 0, ये जरूरी है कि वो बोथ, जब वो बोथ 0 होगी तब वो 0 होगा। अनइवन कैन बी 0, उनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है। तीसरा,
बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, नन ऑफ द अबव। तो बोथ आर जीरो, हो सकता है कि बोथ जीरो हो तब ए भी जीरो है, सही हो सकता है। अगर इसने मस्ट वाली कंडीशन दी होती तो तब वो गलत थी, लेकिन इसने यहाँ पर बोथ आर जीरो, तब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा ही, वो तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा अनइवन कैन बी जीरो, अगर एक भी मैट्रिक्स जीरो है तब मैट्रिक्स अनइवन कैन बी तब हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स जीरो है फिर उसको हम दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो वहां पे जीरो आएगा, वैसे कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। बोथ कैन नॉट बी जीरो, हाँ ये जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हम उसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, ना तो ये जीरो के बराबर है ना तो ये जीरो के बराबर है, लेकिन क्या है कि फिर भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर किसी के नेगेटिव एलिमेंट्स हैं फिर वो प्लस माइनस करके नेगलेक्ट होके जीरो आएगा, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इस वाली जो ये जो नन हमने लिखा है यहाँ पे अगर इसको ऑल कर सकते हैं तो ऑल आ सकता है इस क्वेश्चन का। बोथ आर जीरो, एनीवन कैन बी जीरो, कैन बी, अगर एनीवन मस्ट लिखा था तब वो गलत बात होती थी। तो बोथ कैन नॉट बी जीरो, हाँ ये भी हो सकता है, और डी ऑल ऑफ द अबव विल बी देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है। लेट अस डिस्कस नाउ द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस सिंपली क्या होता है? ट्रेस होता है जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका सम, वो भी है उनका सम। जो मेन डायगोनल हमारे पास हैं, कोई हमारे पास जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, जैसे कि हमारे पास एक, क्योंकि मेन डायगोनल तो उसी की है, ये ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ये जो a प्लस डी है, a प्लस डी इज कॉल्ड सम ऑफ प्रिंसिपल और मेन डायगोनल एलिमेंट्स, इनका जो सम है वो ट्रेस कहलाता है मैट्रिक्स का। अगर आपको बोलेगा कि ट्रेस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस ढूंढो आप, क्या उसका क्या आएगा मैट्रिक्स का ट्रेस, कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स देगा, बोल के इसका ट्रेस क्या आएगा, तो आप कैसे करना है, आपको सिंपल ही डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेना है, वो उसका ट्रेस होगा। उसके बाद क्या है कि हमारे पास उसके बाद वही जो कम्यूटेटिव लॉ होते हैं वैसे ही एसोसिएटिव लॉ, अगर हमारे पास ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज सेम एज ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, अगर आप a और प्लस b दो मैट्रिक्स का सम लेते हो फिर उसका ट्रेस लेते हो, ये एज सेम ही है कि पहले आप पहले मैट्रिक्स का ट्रेस लो फिर दूसरी मैट्रिक्स का ट्रेस लो, उनका सम करो तो वो भी उससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास बोलेगा कि आप ए बी पहले मल्टीप्लाई करो फिर ट्रेस ढूंढो इसका, अगर आपके पास दोनों मैट्रिक्स हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसका ट्रेस निकालोगे इसका ट्रेस निकालोगे, उनका सम करोगे तो वो आपस में बराबर आएगी, तो उसके साथ उस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर है, स्केलर हम उस स्केलर को मल्टीपल करते हैं उस मैट्रिक्स के साथ फिर उसका ट्रेस निकालते हैं, ये सेम ही है कि आप उस स्केलर को पहले ही बाहर कर दो फिर उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दो। जैसे कि हमारे पास ये है ट्रेस ऑफ लेमडा ए, आप लेमडा को पहले मल्टीपल कर रहे हो ए के साथ फिर इसका ट्रेस निकालो, आप करो काम लेमडा को बाहर निकालो फिर ट्रेस करो फिर ट्रेस ऑफ ए, ये सेम ही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रेस की। उसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, आप ए बी का मल्टीपल करके ये सेम है कि ट्रेस ऑफ बी ए, यानी कि इनका ट्रेस सेम आएगा, इनका मेन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम सेम आएगा। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है सिंपली अगर आपके पास, जब हम रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ एक्सचेंज करते हो, हमारे पास जैसे कि हमारे पास 1 2 3 एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1x3, तो अगर आप इसका ऑर्डर, अगर आप इसको इसका जो ये मैंने ये रो था अब इसको कॉलम में चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर अपोजिट हुआ 3 into 1,
3 इंटू 1, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज, हम अगर हम किसी मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज करोगे फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, वो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस दे देगा। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीपल करते हो फिर उसका ट्रांसपोज करते हो। आप ऐसा ना करके अगर आप पहले ही उस कॉन्स्टिट्यूट को बाहर ही निकाल दोगे फिर ए का ट्रांसपोज करोगे, ये एक सेम बात है। आई बात, क्योंकि आप के का कोई कांस्टेंट है 2 है जैसे 3 है जैसे, इसका ट्रांसपोज क्या, इसका रो या कॉलम में क्या चेंज होगा आपका, आपको 2 ही आएगा 3 आएगा, वो कांस्टेंट ही आएगा। तो आप कांस्टेंट को पहले बाहर करोगे फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे। सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारी मैट्रिसेस हैं ए बी सी अप टू एन मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे, ये बराबर होता है पहले उस लास्ट वाले मैट्रिक्स को लाके एन अप टू सी बी ए उसका ट्रांसपोज। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज सेम एज दैट ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जैसा हमने ट्रेस में पढ़ा था वैसा ये भी है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता है, किसी की मैट्रिक्स का कंजुगेट, जैसे हमने अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कंजुगेट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आपको मैट्रिक्स का कंजुगेट करना है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स का कंजुगेट करेंगे तब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम डिनोट करते हैं, उसका जो कंजुगेट है वो ए बार से हम डिनोट करते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे रियल चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है, आपकी जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वही आपकी, उनका ही आपको कंजुगेट होना है, हो जाने वाला है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास 2 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, ऐसे आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, आपको बोलेगा ए ट्रांसपोज निकालो, तो आपको क्या करना है कि रियल एलिमेंट जो है वो एज इट इज ही रहेंगे, और जो इनका ट्रांसपोज तो कंजुगेट का ही होता है, कंजुगेट नंबर का ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो आपको कंजुगेट वाली चीजें आपको उनका साइन चेंज करना है, उसका कंजुगेट कहलाएगा। सिंपली आपको ऐसा करना है। तो हमारे पास एक दो प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है कि ए इज इक्वल टू ए कंजुगेट, आपका जो मैट्रिक्स पहले थी उसका कंजुगेट उसके बराबर है। ये किस पे पॉसिबल है, रियल मैट्रिक्स में। सिंपली अगर आपके पास मैं बोलता हूँ कि 2 1 3 2, मैं बोलता हूँ कि आप इसका क्या करो, कंजुगेट निकाल दो, तो वो सेम एज इट इज आएगा। इसका चेंज साइन वगैरह तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो खाली किस में होता है, कंजुगेट होता है। जो जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी नंबर का, वो इसमें होता है, उसका साइन चेंज होता है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगी। जिन्होंने भी कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उनका थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 11th में आपने ऑलरेडी कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। दूसरी बात, अब आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका कंजुगेट निकालोगे तो वो -a के बराबर आएगी। वो किस में है, वो प्योरली इमेजिनरी। अगर आपके पास कोई इमेजिनरी मैट्रिक्स है, जैसे आयोटा है, माइनस आयोटा है, 2 प्लस आयोटा है, या 2 माइनस आयोटा है, ऐसा, तो आप इसका जब कंजुगेट निकालोगे तो ये सारे यहाँ आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कब है, ये तब पॉसिबल है कि ए कंजुगेट -a के बराबर तब आएगा जब वो क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। जो आपके पास मैट्रिक्स हो वो प्योरली इमेजिनरी हो। आई बात समझ में। उसके बाद कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे। ट्रांसपोज से पहले मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है। फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कंजुगेट में भी फॉलो होती है कि आप पहले कंजुगेट लोगे फिर उसका कंजुगेट लोगे, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स, वो तो आपको सेम चीजें वो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद है ट्रांसपोजर कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आपने क्या किया, आपने तो कंजुगेट ले लिया मैट्रिक्स का, अब उसका ट्रांसपोज करना है। सिंपली पहले आपने क्या किया, देखो आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ए की एलिमेंट था, मैं आपको समझाने के लिए लेता हूँ कि यहाँ पे ए की एलिमेंट लेता हूँ आयोटा, फिर मैंने जब इसका कंजुगेट किया तो यह आया माइनस आयोटा।
अब क्या करना है आपको, आपको उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो कॉलम में चेंज करना है। इस बार वो भी वही आएगा, वो माइनस आयोटा ही के बराबर आएगा इस बार, क्योंकि आपके पास एक ही एलिमेंट है मैट्रिक्स में। तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, पहले आपको मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि रो कॉलम में चेंज करना है या कॉलम चेंज करना है रो में। तो उसका क्या क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसको ए स्टार या ए बार का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर मतलब क्या है, पहले कंजुगेट लिया ए बार, फिर उसका ट्रांसपोज। यहाँ आपको ए थीटा के साथ हम डिनोट करते हैं उसका थीटा ना, ये तो प्रॉपर्टी है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये ट्रांसपोज कंजुगेट है। जैसे जहां भी आपको ऐसा जहां भी आप ऐसा देखोगे तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है कि अगर आप पहले लोगे किसी कंजुगेट मैट्रिक्स, फिर उसको ट्रांसपोज करके उसका ट्रांसपोज लोगे, तो वो ऑलरेडी आपके पास क्या आएगी, पहली मैट्रिक्स आएगी। जैसे आपके पास होता है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वो खुद एक वही मैट्रिक्स वापस आती है, वैसा ही सेम यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। उसके बाद हमारे पास एक और अच्छा सा टॉपिक है, वो क्या है, रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो रियल मैट्रिक्स की हमारे पास 3 टाइप होती है, वो डिपेंड करता है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ए के, यानी कि इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारे पास कितनी टाइप की मैट्रिक्स होती। तो इसी के बिना पर हमारे पास 3 टाइप की मैट्रिक्स होती है। पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपका ए ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स आपके पास आ गई है, उसको बोलेगी सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज भरने के बाद वहाँ पे माइनस आता है तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपका ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर होगा, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, क्या मैंने लिखा है कि, तो पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, उसको और एक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको वही चीज मिलेगी। जैसे हमारे पास कोई ये है मैट्रिक्स है ए बी सी, यहाँ पे मैं लेता हूँ उसका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे लेता हूँ ए बी सी, देखिएगा इस मैट्रिक्स को, देखिएगा आप, ये हमारी मेन डायगोनल है। देखो यहाँ पे जो इनकी जो पोजीशन है, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, इसको आप अगर ट्रांसपोज भी लोगे तब ये आएगा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यानी कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही वही आपकी मैट्रिक्स मिलती है। जी एक सेकेंड, सॉरी डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जी एफ सी, यानी कि वही वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे वापस मिली। तो इस टाइप को मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात आपको समझ। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि, देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तो नहीं थी, एक चीज होती है हमारे पास हमेशा एक चीज फॉलो होती है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसको अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो हमें हमेशा हमेशा क्या देगी, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें देगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि पहले आपके पास मैट्रिक्स थी, उसका आपने क्या किया, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, उनको प्रोडक्ट किया, तो वो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मिलेगी। यानी कि आपको क्या होगा, आपकी जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होगी, यानी कि जैसे कि हमारे पास A12 A21 A31 A13, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करोगे आप, उसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। उसके बाद एक और चीज होती है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका डिवाइड बाई 2, उसके साथ क्या कुछ ही होगा कि वो फिर भी एक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। उसके बाद अगर दोनों ही ए और बी, अगर मेरे पास दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं, वहां पे क्या होगा, उनका एडिशन भी होगा सिमेट्रिक, उनका सब्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा, ये आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये है कि
अगर हमारे पास ए बी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो जो प्रोडक्ट है उनका ए बी या बी ई वो हो भी सकता है सिमेट्रिक और नहीं भी हो सकता है। यह बात आपको समझ में। तो ए बी हो सकता है कि आपका सिमेट्रिक हो, ए बी बी ए, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर ये दोनों सिमेट्रिक थी लेकिन पहले से, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट अब वो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट सिमेट्रिक हो, ये भी हो सकता है कि वो सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपको, जो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उसके हमने बोला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बोला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें उसमें हमने बोला था जहाँ पे आपका जो क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज आपके माइनस ए के बराबर है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पे जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, तभी आपकी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, मैं आपको कौन सी एग्जांपल हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जैसे कि हमारे पास ये है 0 जैसे हमारे पास 0 एच जी जो आपने अभी मैट्रिक्स ली थी, माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज यहाँ पर माइनस ए के बराबर है। देखिएगा आप, अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ ना अब, तो 0 एच जी आएगा, माइनस एच 0 एफ एंड माइनस जी माइनस एफ एंड 0। तो आप देखिएगा अभी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे थे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि ए ट्रांसपोज मैंने बोला माइनस ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा ना कॉमन, इस वाले मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0 माइनस एच के बजाय बजाय प्लस एच आएगा एच जी। तो यहाँ पे ये तो मैंने माइनस निकाला बाहर, मैंने माइनस निकाला बाहर, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच आएगा 0, यहाँ पे आएगा आपका प्लस एफ, यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ 0। तो आप देख सकेगा यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज, ये इसका ए ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है, ये किसके बराबर है, जो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स की थी पहले से, ए ट्रांसपोज यहाँ पर है, लेकिन क्या है, ए ही है लेकिन माइनस उसका नेगेटिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ पे आपके ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, वहाँ उसको क्या बोलोगे, उस मैट्रिक्स को बोलोगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कभी मैट्रिक्स दे सकता है और बोलेगा इसको चेक करो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। जब द फॉलोइंग इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको क्या करना है, सिंपली आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, अगर वो माइनस ए के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में आपको। किसी भी मैट्रिक्स के लिए जैसे हमने अभी बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास कुछ चीजें होती है कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, ये आपके पास क्या थी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी आपके पास ऑलरेडी, नहीं कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसको आप माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो आपको रिजल्ट देगा स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही आपको स्क्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 कुछ भी कर लो आप, तो आपको देगा रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक। आई बात समझ में, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद एक चीज है हमारे पास, हमने बोला था तीसरी जो रियल मैट्रिक्स है हमारे पास, वो कौन सी है, वो है ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनलिटी आती है, अगर आपका ए और उसको अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती हैं, ये सेम है कि आप ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखो, इसका मतलब ये भी है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू ए
ट्रांसपोज, ये दोनों आपके बराबर हैं। वो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे आप पहले, यानी उसका रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज करके, ये अगर उसके इन्वर्स के बराबर आए, इन्वर्स आपने अभी सीखा नहीं है कि इन्वर्स कैसे करना है मैट्रिक्स का, लेकिन मे बी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इन्वर्स कैसे करना है। तो आगे हम इस चीज़ को बढ़ेगी कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो अगर वो ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स के बराबर है, इसका मतलब ये भी है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसमें आपके पास को कंजुगेट, ये तो रियल मैट्रिक्स थी, तो हमारे पास कंजुगेट जिनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे यहाँ पे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं। इससे सिमिलरली हमारे पास सिक्यू हर्मिशियन होती हैं, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली हमारे पास ऑर्थोगोनल की करस्पॉन्डिंग हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। कहाँ पे? कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। तो ये आपके कुछ आज और जो हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि different type of matrix, multiplication of matrix, how to do multiplication of matrix, and what condition must be fulfilled for the same. And we have also learned about the some important properties, like what is trace of matrix. It is the sum of the diagonal elements of matrix. And what is the transpose of a matrix, and what do you mean by the conjugate of a matrix, and transposed conjugate of a matrix. And after that we have taught about the three real matrices depend upon the A transpose and I. We have symmetric matrix, and we have skew symmetric matrix, and we have also third type of matrix, that is called orthogonal matrix. You should learn and you should remember the properties regarding these. In exam there can be any question regarding the 1 mark question can be asked in any exam, any competitive exam or in your board exam also. So thanks for watching for this video. In the next video we will discuss about the some questions of your exercise questions or multiplication questions, and we will discuss some other properties, element